Bismillahirrahmanirrahim. How are you, 10th class? Alhamdulillah, I am fine. I start now unit 4. The name of this unit is partial fraction. Partial fraction टॉपिक जो है आपके लिए न्यू है. इसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जो हैं वो डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना ज़रूरी है. पहले वो चीज़ें देखें ताकि आपको ये चैप्टर मुश्किल ना लगे, क्योंकि बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि ये यूनिट है मुश्किल और हमें समझ नहीं आ रहा. तो वजह यही है कि उन्हें वो छोटी छोटी टर्म्स, वो छोटी छोटी चीज़ें वो पता नहीं होती हैं, तो फिर वो चीज़ें मुश्किल होती चली जाती हैं, वो ब्लंडर्स बनते हैं. तो हम सबसे पहले बेसिक जो छोटी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास टॉपिक है. अब देखें फ्रैक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, फिर उसकी पार्शलिंग हम करेंगे. तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन तो छोटी क्लासेस से 7th 8th से फ्रैक्शंस की डेफिनेशन आना शुरू हो जाती हैं कि फ्रैक्शन क्या है. जिस सेट ऑफ दी फ्रैक्शन को हम Q से डिनोट करते हैं, यानी क्वोशंट्स का सेट. ठीक है, इज द सेट ऑफ नंबर्स x which can be write in the form of P by Q where Q and P belong to set of integers. अब सेट ऑफ इंटीजर्स में जीरो भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कंडीशन लगाई है कि Q does not equal to 0. How? Why Q does not equal to 0? Because Q is in denominator, नीचे है, फ्रैक्शन के नीचे है, और नीचे पॉसिबल नहीं है जीरो का होना. ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाता है. राइट, तो इसलिए हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन में ये चीज़ पहले याद रखेंगे कि ऐसा नंबर जिसको P by Q की फॉर्म में, यानी बटा के फॉर्म में लिखा जा सके, वो सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में. राइट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है रैशनल एक्सप्रेशन. रैशनल एक्सप्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखें, यानी अलजब्राइक टर्म्स जो होती हैं, अलजब्राइक वैल्यूज जो होती हैं, यानी जिसमें आप कहें कि कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी जैसे प्लस माइनस कुछ भी. दिस इज द रैशनल इसको हम कहेंगे पहले अलजब्राइक एक्सप्रेशन. यस, अलजब्राइक एक्सप्रेशन, ये अलजब्राइक एक्सप्रेशंस हैं. ठीक है, और रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जिसमें ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन रैशनल की फॉर्म में आए, यानी बटा की फॉर्म में आए, ऊपर भी और नीचे भी. उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन. ये अलजब्राइक एक्सप्रेशन इस तरह जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस. ठीक है, दी terms are connected by mathematical operation plus and minus are the algebraic expression. ये डेफिनेशन आपको 9th की बुक में मिलेगी. अगर आपको भूल गई हो तो आप 9th की बुक में चैप्टर 4 के अंदर इसको देख सकते हैं दोबारा से. ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन, सॉरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फिर रैशनल एक्सप्रेशन. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें ऊपर भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और नीचे भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो. राइट, यानी ऊपर भी P of x, नीचे भी जिसको हम Q of x कह सकते हैं, यानी ऊपर भी कोई पोलिनोमियल है, नीचे भी कोई पोलिनोमियल है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि नीचे वाली जो पोलिनोमियल है वो जीरो ना हो. अब आप कहेंगे कि क्या जीरो भी पोलिनोमियल होती है, या पोलिनोमियल को भी जीरो की फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है. ये देखें कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है और वो जीरो है, तो हम उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में, इस तरह की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यूं लिख सकते हैं 0x⁻1 या n, कुछ भी लिख दें. यानी इसमें जो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट है x का, वो हम जीरो ले लेंगे. ठीक है ना, तो ये पोलिनोमियल बन जाएगी. यानी आप जीरो को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इस तरह से आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ गई. ठीक है,
या रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आ गई। अब हम इसके आगे चलें। आप अपनी बुक पे पेज 75 खोल के रखें। मैथ में बेटा आप लोग अपनी बुक, अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल कुछ भी हाथ में लेके बैठा करें, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको नोट करवाई जा रही हैं बुक में वो आप निशान लगाते रहें। ठीक है, सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करनी है, फिर रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, और रैशनल एक्सप्रेशन से वो रैशनल फ्रैक्शन बना रहा है। ठीक है ना, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में यहाँ हमने 9th में पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स कहा था, लेकिन यहाँ अब आपकी बुक में उसने एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स का नाम दे दिया उस पोलिनोमियल को। तो कोई बात नहीं, नाम ही अलग चेंज किया है ना उसने, यानी वो इसलिए चेंज किया है कि ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, तो इसलिए उसने एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स उसको कह दिया। ठीक है, तो है वो दोनों पोलिनोमियल ही। अब ये जो फ्रैक्शंस हैं, रैशनल फ्रैक्शंस हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, क्योंकि हमने अब इनको सॉल्व करना है, इनकी पार्शलिंग करनी है, तो हमने फिर इनको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है इसके टाइप को देखते हुए। तो रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन, जो भी आप उसको फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शन बटा की फॉर्म में है ये फ्रैक्शंस, और रैशनल इस एक्सप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो रैशनल फ्रैक्शंस जो हैं ये दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स हैं इसकी, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करने के लिए हमें पहले एक और डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वो है डिग्री की, कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री हमें देखनी आती हो, जो कि हम 9th में करके आए हैं। ये भी चैप्टर 4 में 9th के अंदर है कि किसी भी एक्सप्रेशन की अंदर मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे कि ये इसमें हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, अगर ये स्क्वायर होता तो उसकी पावर 2 होती। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर अब उस डिग्री के लिहाज से इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर ऊपर वाले, क्योंकि दो पार्ट हैं आपके पास रैशनल फ्रैक्शन के, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो अगर ऊपर वाले पोलिनोम यानी नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है या ग्रेटर है, ऊपर वाली की डिग्री इक्वल है या ग्रेटर है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर लेस है, डिग्री ऑफ डिग्री, इसको अगर हम ऐसे लिखें, डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स, ठीक है, तो प्रॉपर है। और अगर इक्वल और ग्रेटर है तो फिर इम्प्रॉपर है। ठीक है ना, हमारे पास ट्राइकोटोमी में 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, कि लेस, ग्रेटर और इक्वल, तो सिर्फ लेस के लिए है प्रॉपर, बाकी ग्रेटर और इक्वल के लिए है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी हो या इक्वल हो तो वो फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। राइट, अब हमने इसकी जब टाइप्स फाइंड कर ली, हमने दोनों टाइप्स को अलग अलग से डिफरेंशिएट कर लिया है, तो हमने इनके अब मेथड, सॉल्व करने के मेथड देखने। ठीक है, आगे आपके पास पेज 76 पर टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, यानी रेजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व। रिजॉल्व का वर्ड जो है अगर आप समझें तो डिसॉल्व से देख रहे हैं। डिसॉल्व का मतलब होता है ना टूट जाना, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, तो रिजॉल्व का मतलब भी यही है, यानी पार्ट्स में टूट जाना। रेजोल्यूशन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू पार्शियल, पार्शियल मतलब पार्ट्स, यानी एक फ्रैक्शन का छोटे छोटे फ्रैक्शंस में टूट जाना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। रेजोल्यूशन ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन,
जैसे देखें आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/x-2 और दूसरा फ्रैक्शन है 2/x+2। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक, ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इनको अगर मैं इकट्ठा करूं मतलब प्लस करूं तो देखें एलसीएम लेंगे हम x-2 एंड x+2। ठीक, अब इससे जब डिवाइड करूंगी तो ये आएगा आंसर ऊपर x+2 प्लस इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा माइनस वाला ऊपर, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 2x - 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये 4। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं 2x और ये x क्या हो जाएगा 3x, 4 में से 2 निकाल दें माइनस के 2 ओवर ये बंद कर दें तो फॉर्मूला जो हमारे पास a - b a+b का है उससे ये x² - 4। अब देखिए इन दोनों को प्लस करके हमने ये आंसर निकाल लिया, राइट। अब ये जो आंसर है, ये पूरा आंसर जो है इसको हम क्या कहेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन, रिजल्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है, और इसी को हम डिसॉल्व करें तोड़ें तो ये दो पार्ट्स बनते हैं, इनको हम क्या कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इनवर्स और कन्वर्स दोनों तरह से ये चीज पॉसिबल है, यानी इन दोनों को प्लस करें तो ये फ्रैक्शन आएगा, इसको कहेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को अगर हम डिसॉल्व करें यानी रिजॉल्व करें तो फिर ये पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे। तो ये चीज आप पहले करके आए हैं, ये आपको छोटी क्लासेस में प्रोसेस समझा दिया गया है, आपने कर लिया है। दो फ्रैक्शंस को प्लस किया, एलसीएम लेके सारा आंसर निकाल दिया, राइट। अब आपने क्या करना है, अब इसको उल्ट प्रोसेस करना है, यानी अब इसको रिजॉल्व करना है, इसको तोड़ना है उन पार्ट्स में। तो हमने अब जो प्रोसेस करना है इन विच वी रिजॉल्व द rational fraction into their parts, this process is called the resolution of the rational fraction। ठीक है, ये डेफिनेशन आपसे आप पूछी जा सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग द रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फ्रैक्शन into their parts is called the resolution of the rational fraction। ठीक है, और partial fractions क्या होते हैं, the parts in which we resolve the given rational fraction, right। तो ये डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, ये चीज आपने पहले की हुई है, अब आपने इसको उल्ट प्रोसेस करना है, यानी आपने रेजोल्यूशन कर ली है इनटू देयर पार्ट्स, राइट। अभी इस रेजोल्यूशन को करने के लिए, ये उल्ट प्रोसेस करने के लिए रिजॉल्विंग का हमारे पास जो है वो दो मेथड हैं। एक मेथड है जीरो मेथड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द जीरो मेथड। ठीक है, जीरो मेथड क्या है, और दूसरा मेथड है बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, एक मेथड जीरो मेथड है और दूसरा है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसके बारे में आपको हेडिंग्स के साथ वहां पर बताया गया है, तो इसलिए वो पूछ भी सकते हैं कि व्हाट इज द जीरो मेथड। ठीक है, तो जीरो मेथड क्या होता है, इसको अगर आप डिफाइन करें तो इट इज अ मेथड इन विच वी फाइंड द अननोन बाय पुटिंग द डिनोमिनेटर, लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर में अभी जो मैंने आपको बताया कि 1/x+2 और 1/x-2 ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनकी x और y की ये जो नीचे आपके पास लीनियर फैक्टर है, इनको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, यहां से हम इस x की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको उसमें रिप्लेस करके वहां से वो अननोन a b c जो हैं वो हम फाइंड करेंगे, राइट। ये अब हम कोई क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आपको ये
मेथड जो है अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आप कैसे आंसर करेंगे, ये मैं आपको इन वर्डिंग आपको मैं बता देती हूँ कि जीरो मेथड इज अ मेथड इन विच वी फाइंड द अननोन वैल्यू बाय पुटिंग द लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं उसको हम इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से हम अननोन वैल्यू पुट कर फाइंड करेंगे, राइट। तो अब हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि वो है क्या मेथड। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जीरो मेथड ही यूज किया गया है। तो इसमें इसी पेज पर पेज 77 पर नीचे एक डेफिनेशन आइडेंटिटी की भी आ रही है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी आपके पास ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें फॉर ऑल वैल्यू उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो। जैसे आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो अब x की वैल्यू आप कोई भी इस साइड पे भी पुट करें, इस साइड पे भी पुट करें, दोनों साइड पे x की कुछ भी वैल्यू रखें आप सेम, तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाए, राइट। तो ऐसी एक्सप्रेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, राइट। तो ये हमारे पास अब ऑब्जेक्टिव बिफोर द एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज शुरू करवाती हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1। देखें इसमें कितने क्वेश्चन हैं, ये 8 क्वेश्चन हैं और सब के सब जीरो मेथड से होने वाले हैं। तो आप इस मेथड को जरा अच्छी तरीके से पहले समझना है। तो देखें जो भी एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है आपने उसको पहले लिखना है लेट, क्योंकि हमने उसकी पार्शलिंग करनी है, उसको तोड़ना है, तो उसको हम एक अननोन वैल्यूज के साथ पहले खुद ही लिख लेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन है 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 3, ठीक है। अब देखें इसमें दो जो हैं लीनियर फैक्टर नीचे दिए हुए हैं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने स्प्लिट करना है, तोड़ना है, रिजॉल्व करना है किसमें, a ओवर x प्लस 1, एक दफा ये पहला वाला फैक्टर लेंगे, प्लस फिर b ओवर x माइनस 3, ठीक है। ये दो हमने पार्शल फैक्टर जो है या पार्शियल फ्रैक्शंस हमने जो है अभी अननोन है इसमें a और b, ये हमने फाइंड करने, ये हमने इनको रिजॉल्व कर लिया, लेकिन अभी प्रोसेस करना है क्योंकि ये अननोन वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमने सपोज करके कि जी फर्ज कर लें इसके ऊपर a है, इसके ऊपर b है, अब वो हम फाइंड करेंगे लेट, ठीक है। तो अब हम इसका प्रोसेस करते हैं। देखें अब इसमें इसके नीचे क्या है, ये जो भी प्रोडक्ट है वैल्यू वो आपने बोथ साइड हर टर्म से मल्टीप्लाई करनी है बाय मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 x माइनस 3 टू ईच ऑन बोथ साइड, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 7x माइनस 9, और इस तरफ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये चीज ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 3 प्लस, जब इससे करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये हमने इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम 1 कहेंगे, इसको हम 2 कहेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमने जीरो मेथड यूज करना है। क्या करेंगे, ये वाला जो लीनियर फैक्टर है आपके पास x माइनस 3, इसको अब हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3, वो मैं अब पुट करूंगी इनटू इक्वेशन 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड।
अब रखते हैं ये 7 x की वैल्यू 3 माइनस 9 इक्वल a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 1। ठीक है, जहां जहां x था हमने उसको 3 पुट कर दिया, तो ये हो गया 7 3 21 माइनस 9 इक्वल ये 0 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 0 प्लस 3 1 4 4 b। अब यहां से 21 में से 9 निकाल दें, क्या बचेगा जी 11, 11 में से 9 निकालें, बाकी क्या बच गया 2 और ये 1, 12 इक्वल 4b। अब b की वैल्यू निकालनी है तो b इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 12, यानी b की वैल्यू निकल आई है 3। ये एक अननोन हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा लीनियर फैक्टर जो है x प्लस 2 वो हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। पुट x प्लस 1 इक्वल 0। पहले हमने ये रखा था, अब हम ये रखेंगे, जो मर्जी पहले आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -1, इसको हम पुट कर रहे हैं वही इक्वेशन 2 में, तो रखते हैं, देखें क्या आता है। ये 7 -1 -9 इक्वल a -1 -3 प्लस b -1 प्लस 1। अब ये -7 -9, ये माइनस और ये दोनों माइनस के 4a और यहाँ प्लस b और ये 0 हो गया, राइट। अब ये दोनों माइनस के 16 -4a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, b तो a की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, -16 डिवाइड बाय -4, ये कैंसिल होके 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, राइट। अब हमने a और b जो दो अननोन वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, ये अननोन वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। पुट इनटू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, a की वैल्यू क्या आई है 4, 4 बाय x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू क्या आई है 3, 3 बाय x minus 3. Now these are the partial fractions in which we resolve the given fraction. This is the rational fraction which is dissolve कह लें, resolve कह लें, एक ही बात है। in these वहाँ अननोन थे a b, उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड करके लिख दी है, राइट। तो ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्टेप्स इसके याद हो गए होंगे। इनको आप दोबारा से देखें, रिपीट करें, अच्छे तरीके से इन स्टेप्स को याद करें, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको इस पर तवज्जो देनी है, फिर इंशाल्लाह आपको ये भी मुश्किल नहीं लगेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।